Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Business Study chapter number 1 Nature and Significance of Management। और जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लास हमारी पार्ट 2 की रहने वाली है, जो कि हम NCERT नोट्स के साथ कवर करते हुए आ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को और समझते हैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। आज का हमारे पास टॉपिक आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो इसको हम कवर करेंगे एनसीईआरटी नोट्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए सबसे पहले हमें टॉपिक मिलता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखिए इसका मतलब क्या है। आर्ट रेफर टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर रिजल्ट। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी स्किलफुल पर्सन के लिए डिनोट की गई है। एक आर्ट जैसे कि आर्ट रेफर टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेंट, यानी अपने ऊपर और एग्जिस्टिंग नॉलेज की हमारे अंदर कितनी नॉलेज है किसी भी काम को लेकर, टू अचीव डिजायर रिजल्ट, अपने रिजल्ट को, अपने गोल को अचीव करने के लिए। इट कैन बी एक्वायर थ्रू स्टडी। ये कैसे होता है? ये स्टडी के थ्रू हमें स्किल आती है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन के थ्रू स्किल आती है हमारे पास, और साथ ही एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे पास स्किल आती है। जैसे किसी काम का मैं एक्सपीरियंस लूँ तो मेरे पास वो स्किल आती जा रही है, मैं वो काम कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं उसके बारे में पढ़ूँ, एक थ्योरेटिकल नॉलेज लूँ, तब भी मेरे पास वो आइडिया आ रहा है। तो बेसिकली ये एक्वायर की जाती है एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड देन स्टडी। और देखिए द फीचर्स ऑफ आर्ट एज फॉलो। इससे कुछ फीचर्स पढ़ते हैं अपने आर्ट के। तो सबसे पहले आता है एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरिकल नॉलेज, यानी कि हमारे पास पहले से कितनी नॉलेज है किसी भी काम को करने के लिए। देखिए इन एवरी आर्ट सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपलसरी टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि ये हमारे पास कंपलसरी होना चाहिए। एक जब हम मैनेजमेंट इज आर्ट यानी ये वाला काम परफॉर्म करें एक आर्ट वाला, तो हमारे पास ये कंपलसरी हो कि हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज हो, यानी कि किसी भी मटेरियल को लेकर हमें जब ये पता ही नहीं होगा कि इसका क्या यूज़ है, इसको कहाँ पहुँचाना है, तो हम कैसे काम कर सकेंगे। हर एक काम शरीर की शक्ति से नहीं किया जा सकता, दिमाग की शक्ति से भी करते हैं, जाहिर सी बात है। तो हमें उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बेसिकली बता रखा है इन एवरी आर्ट सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपलसरी टू एक्वायर नॉलेज ऑफ थ्योरेटिकल। ठीक है। अब देखिए सेकंड आता है पर्सनलाइज एप्लीकेंट। ये कैसे? देखिए पर्सनलाइज है द यूजर्स ऑफ बेसिक नॉलेज डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दस आर्ट इज अ वेरी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्लास में किसी स्टूडेंट्स की बात करें, एक क्लास में जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है वो उन 10 बच्चों को सभी पढ़ाई समझ में आ रही होगी, या फिर जो टीचर ने समझाया वो उन सबको आता होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो कि पता नहीं कैसे पास हो ही जाते हैं, उन्हें ना आता कुछ नहीं है, और नाम किसका? 12वीं का, 11वीं का, या फिर ग्रेजुएशन का। तो बेसिकली ऐसी पढ़ाई जो कि हमें कुछ पता ही ना हो, यानी कि डिपेंड करती है हमारी पर्सन टू पर्सन की उसने अपने अंदर कितनी नॉलेज ली है, अडॉप्ट करी है सामने वाले से, पढ़ाने वाले से। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है हमारा यहाँ पे पर्सनलाइज एप्लीकेंट के अंदर। आई होप आपके समझ में। हमारे पास आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि ये जो हमारा आर्ट का फंक्शन होता है क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड होता है, हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है कि आखिर हम में क्रिएटिविटी कितनी है, कोई नई चीज़ सीखने की एबिलिटी कितनी है, या फिर किसी भी काम को दिल लगाकर करने की एबिलिटी कितनी है, ये समझिए आप। देखिए आर्ट इन्वॉल्व्स इज कंसिस्टेंट एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि जो हमारे पास पहले से नॉलेज है, जो हमारे पास पहले से, यानी हमने कोई नई नॉलेज नहीं ली है, अपनी पुरानी वाली नॉलेज के साथ ही कुछ क्रिएटिविटी करने की हमारे पास क्षमता है, तो उसको बेसिकली बोला जा रहा है आर्ट, यानी उसको बोला जा रहा है स्किलफुल पर्सन। तो देखिए इन मैनेजमेंट ऑल्सो ह्यूज इन वॉल्यूम ऑफ लिटरेसी, यानी मैनेजमेंट के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा एरिया है लिटरेसी का एंड बुक्स का आर अवेलेबल इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को सीखने के लिए भी कई सारी बुक्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है अल्टीमेटली कहा जा रहा है। तो एवरी मैनेजर हैज़ हिज ओन यूनिक style of managing thing and people he uses in creativity in applying management technique and his skill improve with regular applicant। देखिए हर एक मैनेजर का अपने काम करने का तरीका अलग होता है, जो उसके पास नॉलेज है उसको एक यूनिक वे में बनाने का तरीका अलग होता है। तो यही बता रखा है कि ऑफ मैनेजमेंट थिंग एंड पीपल ही यूजेज क्रिएटिविटी इन अप्लाइंग मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड स्किल इम्प्रूव द विथ रेगुलर एप्लीकेंट। हमारे पास जितनी भी स्किल हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, उससे हम तभी इम्प्रूव कर पाएंगे जब हम उसको रेगुलर अपने काम के अंदर लाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने एक सवाल सीखा, अकाउंटेंसी का हमने एक सवाल सीख लिया डेथ ऑफ पार्टनर का, बट वो सवाल सीखने के बाद आपने बुक बंद करके रख दी, या एक हफ्ते बाद देखोगे या 3 दिन बाद देखोगे तो आपको वो सवाल नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी। तो भले ही आप कितनी अच्छी चीज़ सीख लो, बट अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, समझ लो आप
आप भूल रहे हो। तो बेसिकली ये सब बता रखा है। तो सिंस ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट सो इट कैन कॉल्ड आर्ट। तो बेसिकली ये जो सब फीचर्स पढ़े हैं हमने, ये सब प्रेजेंट होते हैं मैनेजमेंट के अंदर और इसी को ही आर्ट बोला जाता है। तो बेसिकली आप अपने दिमाग में बस ये सेटअप बनाइए कि थ्योरी, एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेंट और बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। तो अगर यहाँ 3 पॉइंट अगर आपने याद रख लिए तो बेसिकली हमें पूरा आर्ट का कॉन्सेप्ट खत्म है ना। अब हम बढ़ते हैं मैनेजमेंट एज साइंस की, हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो देखिए, साइंस इज द सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन द जनरल ट्रूथ विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एंड एनी टाइम। द फीचर्स ऑफ साइंस आर एज फॉलो। देखिए, मैनेजमेंट एक साइंस तब बन जाती है जब हम जनरल ट्रूथ के ऊपर बात करने लग जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें लिखा हुआ है। दूसरा ये, इसमें इंपॉर्टेंस ये रखता है कि जब हम जनरल लॉज के ऊपर, अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर जब काम करना शुरू कर देते हैं तो मैनेजमेंट एक हमारा साइंस का रूप धारण कर लेती है। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है। देखिए, अब हम बढ़ते हैं फीचर्स की तरफ। देखिए, फर्स्ट फीचर आता है हमारे पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या है? देखिए, साइंस है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, यानी कि इसकी बॉडी एक तरह से स्ट्रक्चर्ड होती है पहले से, क्योंकि हम इसे प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल अभी हम आगे पढ़ेंगे, या फिर जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रखा है हमारी वीडियो से, जो अब रिवीजन कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मेथड स्टडी होती है, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स हैं और ये प्रिंसिपल की कैटेगरी हैं। तो जिस भी प्रिंसिपल को हम लगाते हैं तो ये उसकी स्ट्रक्चर के अंदर ढल जाता है ना। तो बेसिकली बता रखा है इसकी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, यानी कि जिस भी प्रिंसिपल के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसी के बेस पर काम करेगा, राइट। अब देखिए, सेकंड आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। देखिए, प्रिंसिपल जो बेस्ड होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल के ऊपर बना हुआ है ये। अब यहाँ पे बात हो रही है कि प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होते हैं? भाई, प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटेशन पे और ऑब्जर्वेशन पे। जैसे फॉर एग्जांपल, हम अपनी कंपनी के अंदर कोई काम कर रहे हैं, हमारा काम करते करते हमारा कोई ऐसा अनुभव हुआ कि भाई हाँ, इसके ऊपर प्रिंसिपल बनना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आता है इसमें फैटिग की स्टडी, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ का ब्रेक होता है, बीच में लंच ब्रेक होता है या अदर ब्रेक्स होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा बड़े ना हो कि हमारा काम करने के समय ही कम हो जाए। या फॉर एग्जांपल 2 घंटे का लंच 3-4 घंटे चल रहा है, तो इसमें अल्टीमेटली कंपनी का ही नुकसान होगा। तो बेसिकली ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन करना, ऐसा ऑब्जर्वेशन करना जिससे हम एक और प्रिंसिपल बना दें। तो बेसिकली जनरली सारे प्रिंसिपल जो हमारे बने हुए हैं वो एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड बने हुए हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू आर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। लास्ट आता है हमारे पास यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि साइंस प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेंट्स, यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी कोई भी इनको लगा सकता है, नो इशू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस के अंदर ही काम आएंगे। देखिए, और क्या बता रखा है, मिलती है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि साइंस से रिलेटेड है। देखिए, मैनेजमेंट एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल आर डेवलप्ड over period of time based on repeated experimentation and observation which are universal applicable। यहाँ तक हमने समझा कि जो ये प्रिंसिपल होते हैं हमारे साइंस के, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं या एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अल्टीमेटली हमने साइंस की जो है वो पूरी थ्योरी पढ़ ली। बट देखिए, दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि अगर हम हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल लगा रहे हैं और हमारे पास सिचुएशन कोई अलग आ गई तो हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल के थ्रू ही काम करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो कुछ भी अगर हम मैनेजमेंट के अंदर लगा रहे हैं तो वो लगाते हैं अपनी गिवन सिचुएशन के बेस पर, यानी इस टाइम हमारी करंट में सिचुएशन आखिर क्या चल रही है। तो सिचुएशन हमारी जो चल रही होगी उसी के बेस पर हम मॉडिफाइड कर सकते हैं अपने प्रिंसिपल्स को, यानी कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये कठोर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जो उसमें लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ हम वही कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये गिवन सिचुएशन के बेस पर मॉडिफाइड किए जाते हैं। ये एक बड़ी जानकारी थी। देखिए, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अगर हम साइंस के जो हमारे मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ये लिखने के बाद आप ये सब लिख दीजिए। अब देखिए, एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। देखिए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट एज अ प्योर साइंस, यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स हमारी इसके अंदर मिली हुई है। एज अ सोशल साइंस, यानी कि ये ह्यूमन फैक्टर के ऊपर है, ये ना कि किसी प्योर साइंस के ऊपर। तो पूछा जा सकता है एमसीक्यू बेस पे कि मैनेजमेंट हमारी क्या प्योर साइंस है? तो नहीं, मैनेजमेंट हमारी प्योर साइंस नहीं है। तो सो इट मे बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस। द प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन द मैनेजमेंट मेक्स इट अ सोशल साइंस, यानी ह्यूमन फैक्टर इसको बना देते हैं सोशल साइंस। यानी कि जब हम अपनी मैनेजमेंट के अंदर ह्यूमन फैक्टर्स का ही तो काम करते हैं, जाहिर सी बात है, तो सोशल साइंस है, ना कि इनएग्जैक्ट साइंस। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। देखिए, प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन, यानी कि पेशा,
for which specialized knowledge and skill are required and entry is restricted, the main feature is this। तो बेसिकली बता रखा है प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशन होता है, यानी कि पेशा होता है कि आखिर हमारा पेशा क्या है, और वो पेशा कब बनता है, जब हमें उस चीज़ की नॉलेज होती है, जब हम उस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, जब हमें उस चीज़ की करने की स्किल्स होती हैं हमारे पास। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को मिलाकर हमारा एक शब्द बना है प्रोफेशन, कि ये मेरा प्रोफेशन है। अब देखिए प्रोफेशन में यहाँ ये क्यों बोला गया है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, इसका मतलब ये है कि फीचर्स में समझते हैं। तो द मेन फीचर ऑफ अ प्रोफेशन, फर्स्ट आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी पहले से ही डिफाइंड होती है इसकी बॉडी ऑफ नॉलेज हमारी। ऑल द प्रोफेशन वेज बेस्ड ऑन द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एंड सेकंड वन इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसका मतलब क्या है, द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन which regulates entry the form code of conduct relating to the profession। देखिए इसका मतलब ये है कि एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि जो डॉक्टर बनने के लायक होगा उसको ही डॉक्टर बनाया जाएगा। अब ये थोड़ी कोई पर्सन ये कह रहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, भाई बन गया डॉक्टर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं बन गया इंजीनियर। उसके लिए हमें स्किल अपने आप के अंदर डेवलप्ड करनी पड़ेंगी, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि हर एक चीज़ में कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन होता है, डिसिप्लिन मेंटेन, जिस चीज़ की पढ़ाई कर रखी होगी तो बेसिकली वही चीज़ तो वो कर पाएगा अडॉप्ट। तो यहाँ बता रखा है कुछ और फीचर्स आते हैं लाइक प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड देन सर्विस मोटिव। तो इन सभी के जो है वो मतलब बिल्कुल सेम है, बट ये अगर आप लिखोगे तो आपके बेसिकली जनरली मार्क्स ही बढ़ेंगे। तो सबका मतलब देखो एक ही निकल रहा है, ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री द फॉर्म ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड टू द प्रोफेशंस। सेकंड वन इज ऑल द प्रोफेशंस आर बाउंड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स, ये भी कह सकते हैं। एंड देन लास्ट वन इज आता है हमारे पास सर्विस मोटिव। इसका मतलब है द मेन एम ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व इट्स क्लाइंट्स, यानी इसका मतलब क्या होता है, जो प्रोफेशन का ऑक्यूपेशन का मेन मतलब होता है वो क्या होता है, अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, जो हमारे फीचर्स हैं। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब छोटी सी बात और लिखी है यहाँ पे, मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल द ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोफेशन, यानी मैनेजमेंट एक सभी चीज़ को फुलफिल नहीं कर सकता हमारे हर एक फैक्टर को प्रोफेशन के, जैसे कि नॉट अ फुलफिल इज लाइक प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर एक्सेट्रा। क्लास की वीडियो में नहीं, आज की क्लास की वीडियो में मैनेजमेंट एज अ साइंस, प्रोफेशन एंड आर्ट, इन सभी चीज़ों का फिनिश किया है विद एनसीईआरटी नोट्स। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्ट टू पार्ट क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब मैं चाहूँ तो इस चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में फिनिश करवा सकता हूँ, 1-1.5 घंटे की वीडियो में, बट उसमें क्या होगा, 1-1.5 घंटे की वीडियो देख के पहले आप बोर हो जाओगे, और फिर जब दूसरी बात जब आप वीडियो के साथ नोट्स बनाने बैठोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, कम से कम 1 घंटे की वीडियो 2-2.5 घंटे में ख़त्म होगी अगर आप साथ साथ नोट्स बनाओगे तो। बट जो अगर हम टॉपिक टू टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लोगे तो ये आपका मजबूत हो जाएगा, या आप भूलोगे नहीं लंबे समय तक। तो इसलिए आज ही क्लास के हमने इतना करा है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और करेंगे, देन हम चैप्टर फिनिश कर देंगे। यानी तो टॉपिक टू मूव करेंगे ना, तो उसमें आपका ही मजबूत हो रही हैं सब चीज़ें। आप इन सब चीज़ों को आज पढ़ोगे, ये आपको याद रहेंगी, देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे तो हमारी सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगी विद एनसीईआरटी नोट्स। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर होती हुई आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज ना, लास्ट पार्ट जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर का वो हमने एंड स्क्रीन के अंदर लगा दिया है, आप चाहो तो वहाँ से डायरेक्टली भी देख सकते हैं। थैंक यू।